नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। दोस्तों, ये पेपर जो आप देख रहे हैं ये हिंदी का पेपर है, मेंस का है। और ये मेंस किस चीज़ का था? एग्रीकल्चरल सर्विस का जो एग्जाम हुआ था अभी हाल फिलहाल में, उसका मेंस। ठीक। और इसमें आप देख रहे हैं कि हिंदी के प्रश्न पत्र में निबंध भी जुड़ा रहता है, तो निबंध को भी ध्यान देना है। फिलहाल इसे देखिए, सामान्य हिंदी का ये पूरा सेगमेंट है और इसके बाद निबंध वाला भी देखेंगे। पहले पैराग्राफ है, ठीक है, और पैराग्राफ वाले प्रश्न आपको अक्सर दिख जाते हैं, हिंदी के पैराग्राफ हो या अंग्रेजी के। अब इसमें आपको पहले तो ये ध्यानपूर्वक देखना है, पूरा अवतरण, एक एक शब्द को ध्यान से देखना है। और पढ़ने की रफ्तार अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सीमित समय होता है ना, वहाँ पूरा दिन तो आपको एक अवतरण को समझने के लिए मिलेगा नहीं, तो कम से कम 2 से 4 बार पढ़ना चाहिए। और ऐसा अगर आप करते हैं तो उसकी मूल भावना अपने आप समझ में आ जाएगी, आपको मालूम हो जाएगा कि पूरा अवतरण कहाँ पर केंद्रित हो रहा है और वही शीर्षक होगा। तो इसमें पूछा क्या है? पूछा गया है कि रेखांकित अंश जहां जहां दिए हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दे रखा है, तो जहां जहां अंडरलाइन किया है उसकी आपको व्याख्या करनी है, पहली चीज। और उसके साथ कुछ प्रश्न पूछ रखे हैं जो कि इसी पर आधारित है। और गद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है, जो कि आप पढ़ेंगे तभी मालूम होगा। और मूल भाव संक्षेप में लिखना है, ये काम एक करना है। अब यहाँ आपको ये परेशान नहीं होना है कि शीर्षक हम जो देंगे वो पता नहीं आयोग वाले से मैच करेगा या नहीं। आप हूबहू आयोग का शीर्षक नहीं चुन सकते हैं, ये संभव ही नहीं है। एक व्यक्ति का नजरिया जो है वो दूसरे व्यक्ति से नहीं मिल सकता, तो ऐसे में आप निकटतम चुनिए, जो सबसे उपयुक्त हो उसका चयन कीजिए, इस बात की चिंता किए बिना कि पता नहीं वो आयोग के मन मर्जी का होगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। पहले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। पैराग्राफ में शुरू होता है यहाँ से, इसमें आप देख रहे हैं, अध्यापक को अपने छात्र में चरित्र विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। और अच्छे उपाध्याय के निकट पढ़ा हुआ स्नातक सत्य का प्रेमी और खोजी होगा, दोनों चीज वो करेगा। पहले तो वो प्रेम करेगा और प्रेम करेगा तो खोजेगा उसे। और साथ ही साथ कहा गया कि उसके चित्त में जिज्ञासा ज्ञान का आदर होगा और हृदय में नम्रता, असूया और प्राणी मात्र के लिए सौहार्द होगा। वह तपस्वी, संयमी और परिश्रमी होगा, ठीक है। अच्छे शिक्षक के सानिध्य में रहा हुआ जो विद्यार्थी है उसके अंदर कौन कौन से गुण हमें दिखाई देंगे, ये देखना है। साथ में ये कहा गया कि वह सौंदर्य का उपासक होगा और हर प्रकार के अन्याय, अत्याचार और अनाचार का निर्भय विरोधी होगा। इस बात की चिंता किए बिना कि परिणाम क्या होगा, मुझे उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, वो विरोध करेगा। अत्याचार और अन्याय के खिलाफ बोलने वालों को हमेशा मूल्य चुकाना पड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो सही में बोलते हैं, मतलब आवाज उठाने की ताकत रखते हैं, हौसला रखते हैं, वो इस बात की परवाह नहीं करते। परवाह करते तो वो बोलते ही नहीं। तो यही चीज है, निर्भय विरोधी होगा और धर्म और त्याग उसके जीवन की प्रबल प्रेरक शक्तियां होंगी। आज के समय में ऐसे मनुष्य का मिल पाना बहुत विरल है, मतलब बहुत कठिन काम है। चलिए इसके बाद देखिए, वह सदैव यह प्रयत्न करेगा या उसका सदैव यह प्रयत्न होगा कि यह पृथ्वी अधिक सभ्य और संस्कृत हो, सुसंस्कृत हो, कहने का तात्पर्य है। समाज अधिक उन्नत हो, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सब सन्यासी होंगे। कुछ लोग अब इसका अर्थ यह निकालेंगे कि त्यागी है, तपस्वी है, तो इसका मतलब है कि वो सब जितना भी घर बार है उसको त्याग कर और कमंडल लेके निकल गया है, चीवर धारण करके सन्यासी बन गया है, तो वो कौन सी सार्थकता है जीवन की, पैदा किस लिए हुए हैं। ये बात नहीं होती है। गृहस्थ आश्रम में रहकर और समाज के बीच रहकर आप जो काम कर पाते हैं ना, वो जंगल में जाकर नहीं कर सकते। तो तपस्वी की भांति जीवन आप एक गृहस्थ के तौर पर भी जी सकते हैं और वो ज्यादा सार्थक होता है। अब इसके बाद देखिए, गृहस्थ का यहाँ देखिए, यही अंडरलाइन भी किया है, गृहस्थ पर धर्म का भार सन्यासी से कम नहीं होता। जो बात मैंने आपसे अभी कही है वही चीज यहाँ आयोग ने आगे दी है, ठीक है। व्यापार, शासन, कुटुंब के क्षेत्रों में भी धर्म का स्थान है। यह भी दावा नहीं किया जा सकता है कि इन लोगों में राग द्वेष का नितांत अभाव हो जाएगा। ये कोई दावा नहीं कर सकता कि एकदम से राग द्वेष खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर मनुष्य किस बात का। ये सारे जो दुर्गुण हैं ये मनुष्य के लक्षण हैं असल में, नहीं तो वो देवता नहीं बन जाएगा। तो वो चीज है, नितांत अभाव हो जाएगा, कोई दुराचारी होगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। समाज और अध्यापक जो है वो प्रयत्न मात्र कर सकते हैं। एक शिक्षक अगर ये चाह ले कि पूरी दुनिया से बुराई हट जाए, जितने दुर्गुण हैं वो सब साफ हो जाए, एक मनुष्य भी वैसा ना बचे, तो ये संभव नहीं है। हाँ, वो अधिकतम को सुधार सकता है, अधिकतम को सुधार सकता है, और यही सार्थक प्रयत्न है। तो यही चीज है, समाज प्रयत्न मात्र कर सकते हैं और इस प्रयत्न का परिणाम तो निसंदेह होगा कि बहुत से लोग ठीक राह पर लग सकेंगे। जिनको वो शिक्षा देगा, जैसे एक ही शिक्षक होता है और पूरी क्लास के विद्यार्थियों को पढ़ाता है। मान लीजिए एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, एक सेक्शन में बैठे हुए हैं,
ठीक है, और 50 विद्यार्थियों को शिक्षक एक ही बात बता रहा है, लेकिन उसमें से मात्र 20 जो है वो ग्रहण कर पा रहे हैं, उसकी बात को सही तरीके से आत्मसात कर पा रहे हैं, बाकी जो है वो अपनी शैतानी में लगे हुए हैं या सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, ऐसे। और ऐसा हर जगह होता है। तो वही बात है, सबको सुधारा नहीं जा सकता है, लेकिन अधिकतम को सुधारा जा सकता है। और देखिए, बहुत से लोग ठीक राह पर लग जाएंगे, अपने पुरुषार्थ को पहचानने लगेंगे, पथभ्रष्ट भी होंगे। ऐसा नहीं है कि वो अपने मार्ग से भटकेंगे नहीं, गिरेंगे भी, और फिर उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। देखिए, मनुष्य का संस्कार जब खराब नहीं होता है ना, मतलब जब बचपन में उसको सही शिक्षा दी गई रहती है, तो ये आवश्यक नहीं है कि वो हमेशा सही रास्ते पर चले। कभी कभी परिस्थिति का दास होकर वो गलत चीज को भी अपना लेता है, लेकिन बहुत जल्दी उसकी अंतरात्मा उसको धिक्कारती है और वो वापस अपने सही रास्ते पर आ जाता है। जैसे गांधी जी, महात्मा गांधी, एक समय था कि वो बहुत बड़े बड़े दुर्गुणों में फंस गए थे, और इस बात को वो एक्सेप्ट करते हैं अपनी जो आत्मकथा है उसमें, ठीक है, पढ़िएगा कभी। लेकिन बाद में उनकी जो अंतरात्मा है, जो उनके घरेलू संस्कार थे, जो उनके माता पिता से उन्हें मिले थे, वो उन्हें उद्वेलित करते हैं कि तुम गलत रास्ते पर हो, और वो फिर से ठीक वापस लौट आते हैं, और फिर उनका नाम जो है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो वही चीजें कही गई है कि वो अपने पुरुषार्थ को पहचानने लगेंगे, और जो गलत रास्ता है उसको छोड़कर फिर से वापस पश्चाताप करके अपनी सीधी राह पे लौट आएंगे। अब देखिए, इसके बाद क्या कहा गया कि इन गलतियों को सीढ़ियां बनाकर आत्मोन्नति भी करेंगे। सिर्फ यही नहीं कि वो गलतियां किए हैं वहां से वापस आके फिर अपने काम में लग गए, उन गलतियों से सबक सीखेंगे और दूसरों को भी बचाने का प्रयास करेंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है। भूल करना बुरा नहीं है, भूल को भूल न समझना सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है और सबसे जघन्य अपराध। अगर आप अपनी गलती को गलती नहीं समझ रहे हैं तो आप कभी नहीं सुधर सकते, और आप समाज के लिए एक जहर हैं, ठीक है। और ऐसा जहरीला आदमी ये न रहे समाज में तो बेहतर है। तो वही कहा गया, काफी अच्छा अवतरण है। इसके बाद देखिए अगला पैराग्राफ क्या कहता है। यह मानी हुई बात है कि अकेला अध्यापक ऐसा मनोभाव नहीं उत्पन्न कर सकता। परफेक्ट है, ठीक है। उसको सफलता तभी मिल सकती है जब समाज उसकी सहायता करे, और समाज का मतलब समझ रहे हैं, आपके पड़ोसी नहीं, आपके माता पिता। आप विद्यालय में जा रहे हैं या कहीं किसी संस्थान में जा रहे हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, आपका जो गुरु है वो हमेशा आपको अच्छी चीजें सिखा रहा है, और ज्यादातर अध्यापक यही करते हैं, ठीक है। आजकल थोड़ा सा जो पढ़ाई का पेशा है वो बिजनेस मतलब पेशा बन गया है। नहीं तो पहले ये दान होता था, विद्यादान होता था, लेकिन आजकल कमाने का साधन बन गया है। चाहे वो कोचिंग संस्थान हो, चाहे स्कूल हो, शिक्षक एक व्यवसायी की तरह से ट्रीट करता है, लेकिन फिर भी वो अपने विद्यार्थी को गलत बात नहीं सिखाता है कभी भी, हमेशा अच्छी चीज सिखाता है। लेकिन उसके बाद भी लोग सुधरते क्यों नहीं है? क्योंकि उनके घरेलू संस्कारों में दिक्कत है। फिर जो समाज है ना, समाज में ही आपके माता पिता, आपके जो रिश्तेदार हैं, मतलब रक्त संबंधी हैं, वो रहते हैं, और उनसे आपको जो बेस मिला हुआ है ना, वो आपका पीछा ही नहीं छोड़ता है। क्योंकि 2-4 घंटे आप पढ़ के आ जाएंगे, मतलब स्कूल में जाएंगे, वहां पढ़ाई करके आ गए, बाकी जो पूरा दिन का हिस्सा है वो अपने घर में बिता रहे हैं, तो वहां के माहौल का ज्यादा असर पड़ता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि माता पिता आपके पहले शिक्षक होते हैं। तो ये चीज है, और समाज उसकी सहायता करे तो अध्यापक बहुत कुछ कर सकता है, बेशक कर सकता है। और अध्यापक को केवल दोष देना अन्याय है। लोग अभी आप आजकल के स्कूलों को देखिए, जो नर्सरी और कॉन्वेंट खुले हुए हैं, ढेर सारे कुकुर मुत्ते की तरह उगे हुए हैं, तो वहां पर अध्यापक जी जान से पढ़ा रहा है। मान लीजिए कभी लापरवाही हुई, वो अलग चीज है, लेकिन गार्जियन हर तीसरे दिन लठ लेकर पहुंचा रहता है कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है। कभी वो ये देखता है कि घर पर उसने कितना प्रयास किया। तो यही समस्या है, ठीक। और फिर भी अध्यापक परिस्थितियों को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता है। अब यहाँ शिक्षक का कर्तव्य बोध कराया गया है, उसको तो कर्तव्य पालन करना ही है, सफलता कम मिले या ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पूरा हमने देखा, ठीक है, पूरा पैराग्राफ देखा। अब यहाँ नीचे पहले तो पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कर डालिए कि उनका मतलब क्या है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करते समय थोड़ा सा आपको प्रसंग देना आवश्यक होता है। सीधा आप व्याख्या करेंगे तो थोड़ा मजा नहीं आएगा। अगर हो सके, समय आपके पास बच रहा हो, तो रेखांकित अंशों में आप जो व्याख्या है उससे पहले जरा सा प्रसंग शब्द डालकर, हेडिंग न डालिए तो एक पैराग्राफ ऊपर डाल लीजिए, और उसमें ये बता दीजिए कि कौन से प्रसंग से ये लाइन उठाई गई है। एकदम से आप इस लाइन को काट कर इस पैराग्राफ से व्याख्या नहीं कर सकते, ये एक बात है। ऐसे नहीं कि अपने मन मर्जी से, पैराग्राफ पर आधारित ही व्याख्या आपको करनी है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करिएगा, देखिए इसमें देखिए शुरुआत कहां से होती है। यहां से अंडरलाइन है ना, गृहस्थ पर धर्म का भार सन्यासी से कम नहीं होता। व्यापार, शासन, कुटुंब के क्षेत्रों में भी धर्म का स्थान है, यहां तक है अंडरलाइन, पहला वाला। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि प्रायः मनुष्य की मानसिकता होती है कि संन्यास आश्रम में ही जाकर हम ज्यादा बेहतर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ज्यादा समाज के लिए भले काम कर सकते हैं। और इसका उदाहरण लोग देते हैं बड़े बड़े सन्यासियों के रूप में, ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, महापुरुष हैं। लेकिन एक गृहस्थ आश्रम में रहकर आपके ऊपर उत्तरदायित्व दोगुने हो जाते हैं, दोगुने नहीं बल्कि चौगुने हो जाते हैं। आपके ऊपर जो समाज की जिम्मेदारी है वो तो रहती ही है, और समाज को सही तरीके से संचालित करने का जो कर्तव्यनिष्ठ दायित्व है, जो कि एक सन्यासी का होता है, वो भी आपके पास होता है।
और यकीन मानिए कि आप सन्यासी की तुलना में इस काम को और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि सन्यासी समाज से कट जाता है। सन्यास लेने का मतलब ही यही है कि आप समाज से दूरी बना लिए हैं और उसी समाज का भला करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे दिक्कतें आती हैं। लेकिन एक गृहस्थ को वो दिक्कत नहीं आएगी, वो समाज के भीतर रह के उसी काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है, तो यहाँ उसकी जिम्मेदारियां कम नहीं होती। यहाँ दिया है ना, व्यापार, शासन, कुटुंब, इन क्षेत्रों में धर्म का स्थान है, और जहां धर्म का स्थान होता है वहां पर जिम्मेदारियां होती हैं, उत्तरदायित्व होते हैं। ये धर्म वो सांप्रदायिक हिंसा वाला धर्म नहीं है कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप ईसाई हैं, आप सिख हैं, तो आपस में ही लड़ लो, फिर दंगा फैला लो, वो वाला धर्म नहीं। धर्म का मतलब होता है धारण करना। तो जो भी कर्तव्य धारण करने योग्य है वो धर्म है, ठीक है। जो भी कर्तव्य आपका इस समय, जैसे आपका इस समय पढ़ना कर्तव्य है, लगातार निरंतर प्रयास करना कर्तव्य है, ताकि आप कहीं चयनित हो जाएं, ये आपका धर्म है इस समय, ठीक। यही आपका समाज के प्रति, अपने माता पिता, अपने रक्त संबंधियों के प्रति धर्म है। तो उस धर्म का स्थान यहाँ पे इन क्षेत्रों में दिखाया गया है। तो आपको ये लिखना चाहिए कि धर्म जो है वो धारण करने योग्य वस्तु को ही कहा जाता है। तो आप व्यापार कर रहे हैं, यानी अपना पेशा, जो आपका व्यवसाय है, आपका प्रोफेशन है, उसमें काम कर रहे हैं, तो उसको भी इतनी निष्ठा से करिए कि वो धर्म प्रतीत हो, यानी उसे भी लगे कि आपने कर्तव्य समझ लिया है अपना। एक तो होता है कि सैलरी के लालच में सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, और दूसरा ये होता है कि उसे एंजॉय कर रहे हैं अपने करियर को, और उसमें पूरा अपना 100% दे रहे हैं। तो वही वाला जो काम है वो करना चाहिए। और उसी हिसाब से शासन भी, कुटुंब भी, परिवार में भी वही काम। एक तो ये होता है ना, और ज्यादातर ये दिक्कतें दिखाई देती हैं कि माता पिता अपने बच्चों को, जो जितने भी बच्चे वो पैदा कर लेते हैं, उन्हें सिर्फ पालने पोसने और स्कूल भेजने तक ही अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उसे पैदा करने का उद्देश्य क्या था। बच्चे को पैदा करने से पहले उसके जीवन के उद्देश्य को डिसाइड करना चाहिए, और अगर ऐसा आप करते हैं तो आप बेहतर तरीके से कुटुंब का संचालन कर पाएंगे। बिना सोचे समझे आपने पैदा कर लिया, उसे पढ़ा लिखा दिया, वो मशीन बन गया, कमाने वाली मशीन, लेकिन उसके अंदर जो चारित्रिक गुण डेवलप होने चाहिए थे वो नहीं हुए। तो यहाँ पर आपका धर्म जो है वो चूक गया। ये वो धर्म नहीं है जो संप्रदाय की शिक्षा देता है। तो ये सब चीजें हैं, आप बहुत कुछ इसमें लिख सकते हैं। तो इस मामले में गृहस्थ जो है वो ज्यादा उत्तरदायित्व का वहन कर सकता है, और इसे करना चाहिए। जो अगली अंडरलाइन इसमें की हुई है उसे आप देखें। यहाँ पर कहा गया है कि भूल करना बुरा नहीं है, लेकिन भूल को भूल न समझना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सही बात है, आप लाख गलतियां अपने जिंदगी में करिए, मनुष्य जो है वो गलतियों का पुतला है, ऐसा किसी महापुरुष ने कहा था, आप जानते होंगे, ठीक। तो गलतियों का पुतला है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है, वो गलती करके ही सीखता है। चाहे दूसरे की गलतियों से सीखे या खुद करके उसी को सीखे। पहले हाथ जलाएगा, तब जाकर उसे समझ में आएगा कि आग जो है वो खतरनाक है, या दूसरों को जलता देखेगा तो उसे समझ में आएगा। तो गलती को गलती माने, ठीक है। आपने जितने भी अपराध किए हैं, त्रुटि की है, उसको खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। आपकी परीक्षा में नंबर कम आए हैं और आप शेख ही बघार रहे हैं कि मेरा तो सिलेक्शन सिर्फ 2 नंबर से रुका है, और आप कट ऑफ के बहुत नजदीक भी नहीं है, बहुत दूर दूर है। तो इस चीज को आप खुले मन से एक्सेप्ट करिए ना। पहले अपने जो आपने गलतियां की हैं, आपसे गलतियां हुई हैं, उसको पहले जब आप पूरी तरह से स्वीकार लेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर सुधार आएगा, वो चीजें आपके अंदर सुधरेंगी, आप दोबारा करने से बचेंगे। तो ये चीज है। और जो इसको भूल नहीं समझता है, फिर वही चीज बार बार रिपीट करता है, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो यही आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला वाला अगर आप देखें तो इसमें पूछा हुआ है कि अच्छे उपाध्याय के निकट पढ़े हुए स्नातक के क्या गुण होते हैं। तो ये गुण आप यहाँ तो देख रहे हैं, इसमें तो पैराग्राफ में ही आपको मिल जाएगा। उसके अंदर ढेर सारे गुण होते हैं। पहली चीज तो वो सत्य का प्रेमी और खोजी होगा, उसके अंदर जिज्ञासा होगी और वो जानकारी का आदर करेगा, हृदय से वो नम्र होगा और किसी से कोई द्वेष नहीं रखेगा, और हर मनुष्य के प्रति, और सिर्फ मनुष्य ही नहीं, मानव जाति ही नहीं, हर प्राणी मात्र के प्रति उसके अंदर सद्भाव होगा, यानी दयालु, दया भाव होगा, और वो हर तरह के अत्याचार का विरोध करेगा, परिश्रमी होगा, यानी जितने अच्छे गुण हो सकते हैं वो सब उसके अंदर होंगे। तो आप खूब फैलाकर लिख सकते हैं। मतलब फैलाने का तात्पर्य है कि नंबर यहाँ देख लीजिएगा कितना डिवाइड किया गया है। अच्छा, इस गद्यांश का उचित शीर्षक, ठीक है। अब इसमें आप देखिए तो उचित शीर्षक क्या हो सकता है? अध्यापक का उत्तरदायित्व या अध्यापक और समाज, ये 2 इसके अच्छे शीर्षक हो सकते हैं। हालांकि अपनी बुद्धि विवेक से आप बहुत सारे शीर्षक तलाश सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसमें और भी पूछा गया है कि गद्य का मूल भाव संक्षेप में लिखिए। तो भाई इसमें संक्षेप आप आराम से कर सकते हैं, काफी फैलाया हुआ है, इसको 2-3 लाइन में कहा जा सकता है, और बहुत हुआ तो 5 लाइन। मतलब आप लिख दीजिए कि एक अच्छा उपाध्याय, उपाध्याय का मतलब क्या होता है? जो उसे अध्ययन करने के लिए दीक्षा दे। पहले के समय में जो उपनिषद आदि का अध्ययन करते थे, तो जो गुरु होते थे उनको उपाध्याय कहा जाता था। तो चलिए इसमें देखा जाए। अब इसमें संक्षेपण आप कैसे कर सकते हैं कि एक अच्छे शिक्षक से पढ़े हुए विद्यार्थी के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, उसको आप पहले लिख लीजिए, और उसके बाद ये लिख लीजिए कि समाज के प्रति उसका क्या कर्तव्य होता है। गृहस्थ उसमें श्रेष्ठ है, सन्यासी का जो उत्तरदायित्व है उसकी तुलना में कम होता है। इसके बाद आप ये लिख दीजिए कि अध्यापक अकेले कुछ नहीं कर सकता है। और ये सब जो चीजें हैं ये आपको संक्षिप्त में रखने के लिए मुश्किल नहीं होगी, इसमें किया जा सकता है। तो ये कुछ बातें हैं।
और इसके बाद अब देखिए यहाँ पर समास की परिभाषा देनी है, अव्ययी भाव और कर्मधारय का सोदाहरण परिचय देना है। तो ये तो समास की डिफिनीशन आपने रट्टा लगाया होगा, उसको लिखना है। कभी कभी लोग समास पहचानने में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि पहले आप जो शब्द दिया है ना उसको तोड़ लीजिए, ठीक है। जैसे देशांतर शब्द है, अब देशांतर शब्द को नहीं समझ में आ रहा है आपको कि कौन सा समास है, तो आप देशों का अंतर या देश का अंतर, अब यहाँ बीच में का शब्द आया है, तो का कहाँ पे आता है, किस चीज की पहचान है, ये आपको पहचानने में सुविधा करेगा। पहले समास का विग्रह कर लीजिए तो आपको सुविधा होगी। फिलहाल ये 5 नंबर का है तो थोड़ा अच्छे से एग्जाम्पल देके लिखना था। इसके बाद अब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है यहाँ पर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पहले अंग्रेजी वाला ट्रांसलेशन है, उसके बाद हिंदी वाला है, तो इसे तो आप कर सकते हैं। सिंपल ट्रांसलेशन के जो तरीके हैं उससे किया जा सकता है। जैसे आई डू ऑल माई वर्क ऑन टाइम, मतलब मैं अपना सारा काम नियत समय पर करता हूँ। इसी प्रकार से और भी है, जैसे किसी भी देश का भविष्य अपने नागरिकों पर निर्भर है, तो ये वाला है। तो इसका हो सकता है कि द फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री डिपेंड ऑन इट्स सिटीजन्स, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तुलसीदास ने संस्कृति के आध्यात्मिक और सामाजिक पक्ष की रक्षा की। ये सब ट्रांसलेशन किया जा सकता है, सिंपल है, इसमें इतना कठिन नहीं है। और वैसे ही हिंदी अनुवाद है, इसे आप देख रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो वी आर नॉट ओनली मैन बट सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग, मतलब हम केवल मनुष्य नहीं है बल्कि एक सुसंस्कृत मानव समाज से, सभ्यता से। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो सिविलाइज्ड शब्द है ना वो ह्यूमन बीइंग के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो एक सुसंस्कृत मानव जाति से संबंध रखते हैं, तो ये चीज है। इसी प्रकार से यहाँ जो नीचे के सेंटेंस है उसे भी आप देख रहे हैं, इन ग्रीड इज सिन, तो ये लोकोक्ति है एक तरह की, और इसका मतलब होता है कि लोभ में ही पाप छिपा हुआ है। जब आप लालच करेंगे, ग्रीड मतलब क्या होता है, लोभ होता है, तो उसी से आप पाप को करेंगे यानी गलत काम करेंगे, और पाप करेंगे तो उसी से मृत्यु होगी, यानी लोभ में ही पाप है और पाप में ही मृत्यु समाई हुई है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, तो ये लिखा जा सकता है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा कठिन शब्द भी नहीं दे रखे, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें 2 सेंटेंस और दिए हुए हैं, जैसे कि आई एम मच रोज देन बिफोर, ठीक है। और इसके अलावा सुरेश टोल संजय दैट ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल यस्टरडे, इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद अब आगे चलते हैं। यहाँ लोकोक्ति वाला जो है इसे देख लीजिए, जंगल में मंगल करना, यानी बुरी परिस्थितियों में भी संयम के साथ काम लेना और प्रसन्नता रखना। तो जंगल में मंगल करने का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो क्या होगा कि मतलब निर्जन स्थान को भी आनंददायक बना देना, ये इसका तात्पर्य है। या विपरीत परिस्थितियों में भी आनंद मनाना, ये भी हो सकता है। जो अर्थ आप लिखेंगे वो सही हो जाएगा इसमें दोनों में से। इसके अलावा ये देखिए, अनी पर कनी चाटना, ये थोड़ा सा नया है दोनों, ठीक है। ये दोनों नए हैं, बाकी तो आप कॉमन देखते हैं। तो अनी पर कनी चाटने का मतलब ये होता है, अनी मतलब होता है ग्लानि या दुख, और कनी चाटने का मतलब होता है, कनी ये हीरे के कण को कहा जाता है, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना उसको कहा जाता है। तो हीरे के टुकड़े चाटकर ग्लानि के कारण आत्महत्या करना, ये इसका उचित तात्पर्य होता है। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ग्लानि के कारण आत्महत्या करना या आत्मघात करना। और टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, मतलब जब जो अवसर था वो बीत गया तो उसके बाद आप काम करने निकले हैं, तो इसका क्या मतलब, कोई तात्पर्य नहीं, तो अवसर बीत जाने पर किया गया काम व्यर्थ होता है। इसके अलावा जो द वाला है वो तो आप जानते ही हैं, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए, मतलब जैसा समय चल रहा हो उसी के अनुरूप काम करना चाहिए, उसी के हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। तो ये सब है, मुहावरा लोकोक्ति है, ज्यादातर इसमें लोकोक्तियां हैं और इसका आपको अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना था। इसके बाद देखें, अब यहाँ पर 4 अर्थ लिखना है अनेकार्थी शब्दों के। जैसे द्विज है, तो द्विज का मतलब क्या होता है, जब शब्द का अर्थ आप जानेंगे तो आराम से कर लेंगे। देखिए, द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला। अब जो व्यक्ति जो है वो 2 बार जन्म लेते हैं तो उसको आप चुन सकते हैं, ठीक। तो द्विज मतलब एक तो ब्रह्मा जी का पर्यायवाची, दूसरा ये पक्षियों को कहा जाता है जो अंडज होते हैं, यानी अंडे में एक बार एक अंडे के रूप में जन्म होता है, उसके बाद फिर अंडे से निकलते हैं चूजे के रूप में, तो 2 बार इनका जन्म। ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार से उसकी दीक्षा आरंभ होती है और माना जाता है कि वहां से उसका नवजीवन हुआ है, ठीक। तो ये सब है। और कलत्र जो है, ये कलत्र शब्द माता पार्वती का भी है, भवानी कलत्रम, और इसके अलावा ये पत्नी को भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप 4 अर्थ इसके निकाल सकते हैं। इसके अलावा कलत्र का क्या अर्थ हो सकता है, दुर्ग और किले को भी कलत्र कहा जाता है, तो ऐसे कई सारे मतलब निकल सकते हैं। पत्नी को कहते हैं माता पार्वती का एक पर्याय है। इसके अलावा ये जो हिप्स होते हैं, नितंब होते हैं, उनको कहा जाता है, और साथ में दुर्ग या किले को भी कहा जाता है। तो कई सारे अर्थ इसके हो सकते हैं, 4 नहीं, इसके अनेकों अर्थ हो सकते हैं। और इसके बाद अब देखें, इसमें ख वाला जो दिया हुआ है, 5वें का ख, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको देखना है। वांग्मय लिखा है, लिखने का तरीका कैसा है, अंग है, उसके नीचे ऐसे ग है। अच्छा, इसके बाद हिरण्यकश्यप लिखा है। वांछनीय कैसे लिखा है आप देखिए, क्षत्रिय वाले क्ष का इस्तेमाल किया है। पैतृक लिखा है। अब इसमें से शुद्ध कौन सा है, यही वांग्मय शुद्ध है। आप ये कहिएगा कि व के ऊपर ऐसे अनुस्वार लगेगा, नहीं, यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है। ये पुरानी वर्तनी के हिसाब से अंग का इस्तेमाल किया है और नीचे ऐसे ग है, तो ये पूरा हो गया। वांग यहाँ उच्चारण हो गया, अंग का उच्चारण है ना,
तो वो अंग का उच्चारण यहाँ अनुस्वार लगाने की आवश्यकता नहीं थी, वांग्मय एकदम सही लिखा हुआ है। हिरण्यकश्यपु होता है ना, तो यहाँ पर प पे छोटी ऊ की मात्रा होगी, और साथ में यहाँ देखिए वांछनीय में छाता वाला छ रहता है, पैतृक में त्र मतलब जो ऋषि वाली री है उसकी री की मात्रा यहाँ लगेगी पैतृक, और प पे ए की मात्रा लगेगी न कि ए की। तो ये सब है। इसके बाद अब विलोम शब्द आपको लिखना है, तो विलोम शब्द तो सिंपल है, आराम से आप कर सकते हैं। जारज का औरस हो जाएगा, अपराधी का निरपराध हो जाएगा, ठीक है। अपराधी का निरपराधी नहीं होगा, निरपराध होगा। और शाश्वत का क्या हो सकता है? नश्वर हो सकता है, ठीक है। शाश्वत मतलब हमेशा चलने वाला, और नश्वर मतलब नष्ट हो जाने वाला, यानी जो हमेशा न चले। और भी कई सारे हो सकते हैं। देखिए एक शब्द के कई विलोम हो सकते हैं, और यहाँ तो आपके पास स्वतंत्रता है कि आप इसमें लिखना है, आपको 4 विकल्प नहीं चुनने हैं कि उसमें मजबूरी है कि वही चुनना है। इसके अलावा आप देखिए 4 पर्यायवाची लिखना है, तो आख्यान का आप लिख लीजिए। आख्यान मतलब क्या? जो बोलकर कही गई बात होती है, व्याख्या होती है। तो इसका उपाख्यान हो सकता है, व्याख्या हो सकती है, या विवरण हो सकता है। इस प्रकार से बहुत कुछ लिख सकते हैं आप, ठीक है। किरण का क्या हो सकता है? किरण मतलब जो सूर्य की रश्मि होती है, तो रश्मि पहला हो गया। इसके अलावा इसका मरीचि हो सकता है, मयूख हो सकता है, और भी बहुत सारे। इसमें से आप देखें तो कर भी कहा जा सकता है, जो सूर्य की किरण होती है उसको कर कहा जाता है। अंशु कहा जा सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। दास का वैसे ही भृत्य, किंकर, नौकर, सेवक, अनुचर, बहुत कुछ हो सकता है। 4 नहीं, अनेकों पर्यायवाची हो सकते हैं। अच्छा, अब इसमें तद्भव जो शब्द दिए हैं उनका तत्सम रूप आपको लिखना है। तो आप देखें कि तलवार है, इसके अलावा ओस है, और 40 है। संख्या भी दे दी है। संख्या वाला जो है वो प्राय नहीं पूछा जाता था, लेकिन आयोग पूछा हुआ है। तो अब इसमें आप देखें कि क्या हो सकता है। तो 40 का तत्सम क्या होगा? चत्वारिंशत् ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया। त के नीचे हलंत रहता है, लिखते समय जरा वर्तनी का भी ध्यान दीजिएगा। ऐसे चत्वारिंशत्, तो त के साथ जो हलंत का स्वर है वो लगेगा। इसके अलावा तरवार ही होता है, या तलवार भी आप लिख सकते हैं। ओस जो शब्द आप देख रहे हैं इसका अवश्याय होता है। तो इस प्रकार से तत्सम लिखे जा सकते हैं। ज्यादा नहीं पूछा है, थोड़े थोड़े पूछे गए। अब यहाँ से द्वितीय खंड शुरू होता है, जिसमें कि निबंध लिखना है, और शब्द सीमा है 500। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शब्द गिनकर 500 ही लिखेंगे, थोड़ा सा 19-20 का फर्क चलता है, मतलब 150 अधिक भी चल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अब इसमें से आपको देखना है, किसी एक विषय पर लिखना है, और मजे की बात यह है कि इतने सारे ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। मतलब ढेर सारे विकल्प हैं, तो आपको चुनने में सुविधा होगी। साहित्य में लोक संस्कृति के विविध सरोकार, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो निबंध वाली प्लेलिस्ट है उसको देखेंगे आप, तो बहुत ज्यादा फायदे होंगे आपको। मतलब मेंस एग्जामिनेशन के लिए ही उसको बनाया गया है, और हर बार जितने भी अभी पिछले 1.5 साल में एग्जाम हुए हैं, या 2 साल आप मान सकते हैं 2020 से, तो अधिकतर जो यूपीपीसीएस के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले मेंस एग्जाम है उसमें निबंध हमारी ही प्लेलिस्ट से पूरा फंसा हुआ है। अब इसमें आप देखिए थोड़ा सा शीर्षक चेंज हो सकता है, लेकिन मैटर वही रहेगा। साहित्य और समाज के नाम से हमने लोक संस्कृति और साहित्य को बहुत अच्छे तरीके से समन्वित किया है, कवरेज किया है उसका, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा, ये वहीं से आया हुआ है। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास के क्रियान्वयन में महिलाओं की सहभागिता, महिला सशक्तिकरण का विषय जो था उस पर हमने अच्छा खासा निबंध करवाया था, और ये बाइलिंगुअल था, दोनों भाषाओं में करवाया था। अब इसमें आप देखिए कि महिलाओं की सहभागिता राष्ट्रीय विकास में कैसे हो सकती है, तो भाई महिला सशक्त होगी तभी तो सहभागिता करेगी। तो इससे संबंधित भी टॉपिक आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिलेगा। एसए की जो प्लेलिस्ट है उसमें काफी सारे निबंध हैं, ढेर सारे हैं, और भी ढेर सारे जुड़ने वाले हैं, लेकिन जो अभी से मौजूद हैं उनको भी अगर आप देखें तो परीक्षा के लिए पर्याप्त। इसके बाद देखिए अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदा और आपदा प्रबंधन के नाम से हमने निबंध करवाया है, और ये भी बाइलिंगुअल करवाया है, मतलब हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी। भारतीय कृषि में, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, ये तो एकदम हूबहू शीर्षक है, ठीक है। इसी शीर्षक से हमने करवाया है। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे ना तो एक एक पर वीडियो बना हुआ है, पूरे जो एस्से हैं उन पर वीडियो बना हुआ है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या भूमिका है, इसको हमने समसामयिकी से जोड़कर कायदे से करवाया था। और उसके बाद भारतीय संदर्भ में ऑनलाइन शिक्षा की कितनी सफलता है, तो डिजिटल एजुकेशन पर भी करवाया हुआ उसमें इससे आपको मिलेगा। और वैश्विक आतंकवाद के विनाशकारी खतरे, तो आतंकवाद और विश्व, इस नाम से हमने एक शीर्षक पर निबंध करवाया। तो ये सब शीर्षक आपको निबंध के जो है ये निबंध वाली प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आप सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पे सब कुछ मिलेगा, ठीक। तो ये है जितने भी टॉपिक थे यहाँ पर, जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं, एक नहीं अनेकों। आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे अगर उस प्लेलिस्ट को देखेंगे, तो आपको भ्रम की स्थिति पैदा होगी कि कौन सा करें और कौन सा छोड़ें। तो ऐसे कंडीशन में जो सबसे ज्यादा अच्छा आपको आता उसको करिए। एक से अधिक विकल्प अगर आपके सामने हो तो उसमें से जो सबसे उपयुक्त हो उसका चयन कीजिएगा और उसी पर लिखना चालू करिएगा। तो देखिए 500 शब्द है, तो पहला जो पैराग्राफ होता है उसमें प्रस्तावना आपको लिखनी है।
मतलब इंट्रोडक्शन लिखना है, हेडिंग डालकर नहीं लिखना चाहिए, वो बचकाना तरीका है। ठीक है, पैराग्राफ लिखा, उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें मेन बॉडी होती है, मतलब जो मुख्य विषय होता है अंदर वाला, उसमें थोड़ा फैलाया जाता है, यानी प्रस्तावना को आप मेन बॉडी से कनेक्ट करके, और जो मुख्य बीच का हिस्सा है उसको थोड़ा विस्तृत लिख दीजिए, और बाद में उसको समेट कर उपसंहार कर डालिए। यही होता है, बीच में थोड़ा पद्य पंक्ति, अवतरण, उद्धरण आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपने देखा।